सीएम पर नहीं दूंगा कोई बयान। और आइए अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। लंपी वायरस को लेकर मुख्यमंत्री ने आज गौपालकों और पशुपालकों के नाम अपना संदेश दिया और कहा कि लंपी से मिलकर लड़ाई लड़नी होगी। पशुपालक बहनों और भाइयों, हमारे पशुधन पर लंपी वायरस बीमारी के रूप में एक गंभीर संकट आया है। लंपी वायरस तेजी से मध्य प्रदेश में भी पैर पसार रहा है। हम अपने पशुओं को, विशेषकर गौ माता को मां मानकर पूजा करते हैं। गौ माता हो या बाकी पशु हो, हमारी अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करने का काम करते हैं। आज जब वे संकट में हैं, तो हमारा कर्तव्य है हम इस संकट से उन्हें निकालने के लिए भरपूर प्रयास करें। इन प्रयासों में आप अकेले नहीं हैं, सरकार आपके साथ है। सरकार आपको पूरा सहयोग करेगी। इस बीमारी का टीका भी हम फ्री में लगा रहे हैं। इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी, लेकिन सावधानी आपको भी रखनी पड़ेगी। अगर हमने सावधानी नहीं रखी तो हमारा पशुधन गहरे संकट में आएगा। हम वैसे भी जो चेतना मनुष्य में है वही प्राणियों में भी देखते हैं, और इसलिए प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, यह हमारा मूल मंत्र है। और विश्व के कल्याण में चाहे गोवंशी हो या भैंसवंशी हो, हमारे इन पशुओं का कल्याण भी सम्मिलित है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है कि इस बीमारी को फैलने से रोकने के लिए हम तत्काल इसके रोग के लक्षण पहचानें। लंपी वायरस से संक्रमित होने वाले पशुओं में कई तरह के बदलाव आते हैं। अगर आपके पशुओं में यह लक्षण दिख रहे हों तो तत्काल उनका इलाज करवाएं। संक्रमित होने पर पशुओं को बुखार आने लगता है और वह सुस्त हो जाते हैं। पैरों में सूजन आ जाती है, आंखों से, पानी और मुंह से लगातार लार निकलने लगती है, शरीर में गठानें पड़ने लगती है। ये गठान गोल और उभरी हुई होती है। पशुओं का वजन कम होने लगता है और पूरे शरीर पर छोटे छोटे घाव जैसे उभरे हुए निशान दिखाई देने लगते हैं। दूध देने वाले पशुओं का दूध या तो बंद हो जाता है या कम हो जाता है। इसलिए इस रोग से अपने पशुओं को बचाने के लिए तुरंत उपाय करने की आवश्यकता है, क्योंकि यह बीमारी पशुओं से पशुओं में फैलती है। यह रोग मच्छर, काटने वाली मक्खी इत्यादि के द्वारा भी एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, लेकिन यह बीमारी पशुओं से मनुष्यों में नहीं फैलती। इसलिए इस तरह का डर मन में ना आए। पशुओं के संक्रमित होने के बाद यह वायरस तेजी से फैलता है, इसलिए बेहतर है कि कुछ सावधानियां रखकर पशुओं को संक्रमित होने से बचाया जाए। जो सावधानी है उसके बारे में भी मैं आपको बता रहा हूं। किसी भी एक पशु में लक्षण दिखने पर तुरंत उसे बाकी पशुओं से अलग कर दें और पशुओं के डॉक्टर से संपर्क करें। पशुओं को मक्खी, मच्छर, जूं आदि परजीवियों से बचाकर रखें। संक्रमित इलाके में कीटाणुनाशक का छिड़काव करें। लंपी वायरस से मृत पशुओं के शव को खुले में ना छोड़ें, बल्कि गहरा गड्ढा करके उसमें दफना दें। सरकार की तरफ से फ्री में टीका लगाया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण इस रोग की रोकथाम कर सकता है, इसलिए टीकाकरण कराएं। हमारे पशु चिकित्सक और बाकी अमला उपचार और रोग के संबंध में आपको सहयोग करने के लिए और परामर्श देने के लिए उपलब्ध है। सरकार आपके साथ खड़ी है, लेकिन चिंता तो हम सबको मिलकर करनी है। जैसे कोविड-19 से इंसानों के बचाव के लिए हमने लड़ाई लड़ी थी, वैसे ही अपने गोवंश के लिए, बाकी पशुओं को बचाने के लिए हमको यह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आइए पूरी तरह से
लंपी वायरस को हराने के लिए हम कमर कस लें और जुट जाएं। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली में आज कुछ खास हुआ, कुछ ऐसा हुआ जो पूरे देश को संदेश देने वाला है। संघ प्रमुख मोहन भागवत इमाम हाउस में चीफ इमाम उमर अहमद इलियासी से मिलने पहुंचे। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के मस्जिद वाली दफ्तर में दोनों की करीब 1 घंटे तक मुलाकात चली। हालांकि उमर इलियासी इसे निजी मुलाकात बता रहे हैं, लेकिन मोहन भागवत से मिलकर इतने गदगद हैं कि उन्हें राष्ट्रपिता तक कह दिया। इन तस्वीरों में अमन का संदेश छिपा है। करोड़ों देशवासियों को सुकून देने वाला है, क्योंकि इमाम हाउस में मोहन भागवत की आमद हुई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत गुरुवार सुबह दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। यह ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी इस मस्जिद के बंद कमरे में भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में ये शायद पहली मुलाकात है। ये बहुत खुशी की बात है कि आज परम आदरणीय मोहन भागवत जी का इमाम हाउस में आना, मैंने उनको जाती निमंत्रण दिया था। मेरे जाती निमंत्रण पर वो यहाँ मेरे से मिलने के लिए आए। जब निमंत्रण पारिवारिक हो तो आप समझ सकते हैं कि बातचीत भी पारिवारिक ही होगी। मुझे लगता है कि आज का ये संदेश, उनका यहाँ आना एक अच्छा पैगाम जाएगा। मुझे लगता है ये पैगाम मोहब्बत है जो चला है और ये आगे पूरा चलेगा। इस खास मुलाकात को लेकर डॉक्टर इलियासी का कहना है कि वे पारिवारिक कार्यक्रम में उनके बुलावे पर आए थे। उनके साथ सह सर कार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश और रामलाल भी मौजूद रहे। डॉक्टर इलियासी का कहना है कि इस मुलाकात के बारे में सभी को अच्छा ही सोचना चाहिए। ये देश के लिए अच्छा पैगाम है। इमाम हाउस में मोहन भागवत का आना हम सब के लिए सौभाग्य और खुशी की बात है। मैं उनका शुक्रगुजार हूं कि मेरे निमंत्रण पर वे यहां आए। और उन्होंने सबको एक करने की बात कही है। मोहन भागवत जी हमेशा सबको एक करने की ही बात करते हैं, जो कि देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सबको साथ लेके चलें, और वो चलते भी हैं, जिससे कि देश की एकता, अखंडता हमेशा बनी रहे, सब मिलजुल के रहें। यही हमारा पैगाम। वो पहली मर्तबा यहाँ मस्जिद में उनका आना हुआ। मदरसे में भी वो पहली मर्तबा ही गए हैं, और वहाँ पर उन्होंने जो मदरसे के जो बच्चे थे, 300 बच्चे, उनको भी एक अच्छी नसीहत के साथ उनसे बातचीत की है। बच्चों को भी अच्छा लगा, मदरसे को भी अच्छा लगा। ये पहली मर्तबा ऐसा हुआ है कि मदरसे में श्री मोहन भागवत जी का जाना, और बच्चों ने खुशी का इजहार किया है। मुझे लगता है कि इससे देश के अंदर एक अच्छा पैगाम ज़रूर जाएगा। इस दौरान उन्होंने केजी मार्ग स्थित मस्जिद के इमाम उमैर इलियासी के पिता जमील इलियासी की मजार पर जियारत की। आरएसएस प्रमुख ने उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजविदुल कुरान का दौरा किया और वहां वे बच्चों से भी मिले। उन्होंने कहा कि इमाम उमर इलियासी इस मुलाकात से इतने गदगद हुए कि एक बार नहीं, कई बार मोहन भागवत को राष्ट्र ऋषि के साथ साथ राष्ट्रपिता भी बता दिया। खुशी है कि हमारे देश के राष्ट्रपिता, राष्ट्र ऋषि श्री मोहन भागवत जी का हमारे यहाँ आना, यही एक संदेश है कि हम सब एक हैं, हमें सबको मिलकर रहना चाहिए। भागवत जी हमेशा सबको एक करने की ही बात करते हैं, जो कि देश के राष्ट्रपिता हैं। राष्ट्रपिता होने के नाते उनकी जिम्मेदारी भी बनती है कि सबको साथ लेके चलें, और वो चलते भी हैं। दरअसल आरएसएस ने हाल ही में मुस्लिमों से संपर्क बढ़ाया है। इस दौरान मोहन भागवत कई बार समुदाय के नेताओं से मिल चुके हैं। 22 अगस्त को संघ प्रमुख से मुस्लिम बुद्धिजीवियों की 5 सदस्यों की टीम ने मुलाकात की थी। इसमें पूर्व सांसद शाहिद सिद्दीकी, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी, पूर्व उप राज्यपाल नजीब जंग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीरुद्दीन शाह और कारोबारी सईद शेरवानी शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
प्रज्ञा ठाकुर, भोपाल की सांसद, इनका लगता है कि विवादों से चोली दामन का साथ बनता जा रहा है। जो बोलती हैं, जब भी बोलती हैं, उस पर विवाद खड़ा होता ही होता है, या फिर वो विवादित ही बोल देती हैं। यह कहना मुश्किल है, लेकिन अपनी ही बयानों में एक बार फिर से वो घिर चुकी हैं। उनके गोद लिए हुए, जैसा कि वो दावा कर रही हैं, उनके गोद लिए हुए गांव में बच्चियों की सौदेबाजी होती है। यह मंच से उनका ही कहना है, लेकिन अब गांव वालों ने ही सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ संग्राम छेड़ दिया है। बीजेपी सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर एक बार फिर विवादों में हैं। इस बार विवाद की वजह बना है उनका गोद लिया गांव और गांव को लेकर दिया साध्वी का संदेहास्पद बयान। सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने एक मंच से कहा कि जिन 3 गांवों को उन्होंने गोद लिया है, उन्हीं में से एक बस्ती में वहां के लोगों को पुलिस को रिश्वत देने के लिए अपने बेटियों तक का सौदा करना पड़ता है। वो कच्ची शराब का कारोबार करते हैं। जिस बस्ती को मैंने गोद लिया, उनके पास न पढ़ने का साधन है, न कुछ उनके माता पिता के पास कमाने का साधन है। मैंने उनको गोद लिया। और एक बात और बताऊं कि उन बच्चियों को, उनके यहाँ जो 5 साल की, 6 साल की, 4 साल की बच्चियां हैं, अगर वो लोग व्यापार करते हैं कि शराब बनाते हैं और शराब बेचते हैं। कच्ची शराब जो बनती है पट्टियों पे, वो बनाते हैं और बेचते हैं। उन्हें कभी कभी पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो उन्हें छुड़वाने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होते। उन बच्चियों को वो बेच देते हैं और उससे अपने लोगों को छुड़वाते हैं। साध्वी का यह बयान इसलिए विवादों में है क्योंकि इसमें सरकार के नाक के नीचे, वो भी राजधानी भोपाल में, कच्ची शराब के अवैध कारोबार का जिक्र है। रिश्वतखोरी के लिए बच्चियों की भी सौदेबाजी वाला इल्जाम है। और तो और बयान के बाद वो गांव और बस्ती भी बदनाम है। तो चलिए उन्हीं के गोद लिए गांव में ले चलते हैं। भोपाल सांसद ने अपने एक बयान में ये कहा है कि उनके जो गोद लिया गांव है, बंगरसिया सहित और भी अन्य गांव हैं, वहां पर देह व्यापार होता है और युवतियां शराब बेचती हैं। क्या यहाँ के ग्रामीणों का क्या कहना है? क्या उनकी बात में सच्चाई है? क्या गांव को बदनाम करने की साजिश है, या फिर उस बयान से लोग कितने आहत हैं? यहाँ के ग्रामीण यहाँ पर जमा है। सरपंच जी, आपसे जानते हैं, आपके सांसद ने इस गाँव को गोद लिया है। अब वो कह रही हैं कि यहाँ की जो युवतियाँ हैं, देह व्यापार करती हैं, शराब के धंधे में उतर जाती हैं, तो आप इसे कहाँ तक जायज़ मानते हैं? ये सर नहीं है जायज़, ये गलत बोल रही हैं सांसद मोदी जी। क्या है कि हम इस गांव में बहुत अच्छा वातावरण है और कम से कम यानी कि 40 वर्ष हो गए, एक भी युवती ऐसी नहीं बिकी, ना शराब बेचती दिखी। अब ये भोपाल का बंगरसिया गांव है। 5000 की आबादी वाले इस गांव में हर कोई प्रज्ञा ठाकुर के इस बयान से हैरान है। लोग प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और माफी की मांग कर रहे हैं। कहते हैं गांव में आज तक किसी ने प्रज्ञा ठाकुर को देखा ही नहीं, फिर वो क्यों गांव को बदनाम कर रही हैं? गांव वाले अब सीएम शिवराज, जिले के विधायक और कलेक्टर से शिकायत की बात कह रहे हैं। नहीं, आज तक साथ भी नहीं आई यहाँ। किसी एक वोटर को जानती हो तो वो आके बता दे। वो तो बीजेपी की लहर है, उसमें निकल गई। उस जैसी लेडीज को तो ये गांव में घुसने नहीं देना। आप आज तक नहीं हुआ ऐसा काम। कोई पुलिस के एक केस तो बनाती पुलिस, क्या पुलिस सो रही है पूरी की पूरी? अरे भाई, जब ऐसा कोई धंधा गलत होता तो पुलिस केस बनाती। एक भी केस बताए पुलिस को? ये बयान से कहीं ना कहीं आहत होंगे गाँव में। बिल्कुल जरूर होंगे। इसे लेकर कहीं ना कहीं आप शिकायत करेंगे लिखित? बिल्कुल शिकायत करेंगे, सीएम साहब को भी करेंगे, विधायक जी को भी करेंगे, कलेक्टर साहब को भी लिखेंगे। चुनावी मौसम में अपनी ही पार्टी के सांसद ने सार्वजनिक मंच से जो फजीहत की है, सरकार को ये किसी भी कीमत पर काबिले कबूल नहीं होगा। क्योंकि लंबे वक्त से पार्टी से दरकिनार हुई प्रज्ञा ठाकुर का चुनावी मौसम में ये कोई नया सियासी स्टंट भी हो सकता है, जिसने बैठे बिठाए कांग्रेस को मुद्दा दे दिया है। भोपाल से जीतेंद्र शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। टेरर फंडिंग के मामले में पीएफआई के खिलाफ 15 राज्यों में एनआईए और ईडी की छापेमारी हुई है। मध्य प्रदेश भी उन राज्यों में रहा जहां ऐसे संगठनों ने मजबूत नेटवर्क खड़ा किया, लेकिन बैन और एक्शन के बाद संगठन ध्वस्त हो गया और अब पीएफआई ने एमपी में संगठन खड़ा किया।
सिमी और पीएफआई दोनों में कई समानताएं हैं, लेकिन एक खास पहलू ये कि दोनों संगठन मालवा निमाड़ में ज्यादा मजबूत रहे। वजहें कई हो सकती हैं, लेकिन देश को अस्थिर करने वाली ताकतें देश की खुफिया और सुरक्षा एजेंसियों से बच नहीं सकती और इसलिए देश भर के साथ ही एक्शन एमपी में भी नजर आया। टेरर फंडिंग मामले में आधी रात से देश के 13 राज्यों में पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर एनआईए का एक्शन जारी है। एनआईए और ईडी मध्य प्रदेश में भी कार्रवाई कर रही है। एमपी में सक्रिय पीएफआई का सिमी से कनेक्शन जुड़ने के बाद इंटेलिजेंस ने भी इस संगठन को बड़ा खतरा बताया था। देश भर में जहां पीएफआई के सदस्यों की गिरफ्तारी हो चुकी है, तो एमपी में भी एनआईए ने गिरफ्तारियां की हैं। सर क्या है कि रात को कुछ लोग आए और मेरे साले को उठा के ले गए 4 बजे रात को, और उनसे कुछ पूछताछ करी तो उनका मोबाइल वो भी ले गए और लेके चले गए कि हम आधे घंटे में छोड़ देंगे। और अपने को क्या बोलते हैं वो खारकुआ नहीं, कौन सा थाना है वो अभी बताया था, महाकाल थाने का बताया था कि महाकाल थाने पे हम ले जा रहे हैं। तो हमने महाकाल थाना भी तलाश करा, सुबह गए इधर उधर सब दूर देखा तो कोई पता नहीं चला और अभी तक बताया नहीं है हमारे को कि कहाँ है कहाँ नहीं है। चिमनगंज थाने पे भी गए थे तो वहाँ पर से बताया गया कि वो आप घबराओ मत, जब भी हमें सूचना मिल जाएगी हम आपको कंफर्म कर देंगे, आपको फ़ोन लगा देंगे। उसमें हमारे नंबर ले लिए थे वहाँ पर। ये रात को 4 बजे लेके गए थे। झारखंड और केरल में बैन कट्टरवादी संगठन पीएफआई को बैन करने की तैयारी एमपी में भी चल रही है। हालांकि गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा बताते हैं पीएफआई पर प्रतिबंध लगाने का विचार राष्ट्रीय स्तर पर हो रहा है। ये संगठन जो है ये प्रांत व्यापी नहीं है, राष्ट्रव्यापी है और इसलिए राष्ट्र में कई जगह, जैसा आप लोग बता रहे हैं, राष्ट्र में कई जगह एक साथ दबिश हुई है और राष्ट्रीय स्तर पर इस पर विचार चल रहा है। एमपी में पीएफआई का नेटवर्क इंदौर, उज्जैन, खंडवा, बुरहानपुर, रतलाम के साथ कई जिलों तक फैला है, जिसकी कुछ और शाखाएं मसलन एनडब्ल्यूएफ यानी नेशनल वुमेन फ्रंट और सीएफआई यानी कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया है। इधर एनआईए के एक्शन पर सियासत का रिएक्शन भी आ गया। क्या कहती है कांग्रेस, सुनिए। पीएफआई हो या कोई भी ऐसा संगठन हो, इसके ध्रुवीकरण से फायदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार को होता है और एक ऐसी सरकार जो अपने आप वेंटिलेटर के ऊपर हो, जनता का जो जनादेश खो चुकी है, जनता का जो मत खो चुकी है, जनता का जो विश्वास खो चुकी है, वो सरकार इसी तरफ जाए कि भाजपा भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे मध्य प्रदेश में ध्रुवीकरण हो सके। ये वही संगठन है जिसका कनेक्शन खरगोन दंगों से जोड़ा जा रहा था। इंदौर में भी सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश में पीएफआई से जुड़े लोगों पर एक्शन हुआ था। अभी भी एनआईए इंदौर, उज्जैन में कार्रवाई कर रही है। हालांकि प्रतिबंधित संगठन सिमी हो या अब पीएफआई, इनका नेटवर्क मालवा निमाड़ में ज्यादा मजबूत रहा है, लेकिन विपक्ष इस एक्शन का राजनीतिक कनेक्शन भी जोड़ सकता है। अब मामला टेरर फंडिंग का है, तो देश की सुरक्षा से खिलवाड़ करने की इजाजत किसी को नहीं दी जा सकती। इंदौर से अरुण त्रिवेदी, भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री मिड डे मील को लेकर सख्त हैं, अधिकारियों को तलब कर सख्त नसीहत दे चुके हैं, लेकिन अधिकारी हैं कि मानते नहीं। धार और पन्ना से आई खबरें इसकी तस्दीक कर रही हैं, क्योंकि धार में मिड डे मील में इतनी नसीहतों के बाद भी कीड़े पाए गए। जिस खाने को खाने से जानवर भी इनकार कर दें, वो आपके मासूमों को दिया जा रहा है। ऐसा भी नहीं है कि खैरात में मिल रहा है, पैसा सरकारी खजाने से ही खर्च हो रहा है। हमारे आपके टैक्स के पैसों से भी बच्चों को मिड डे मील में कीड़े परोसे जा रहे हैं। है ना हैरान करने वाली बात। धार के वासिलपुरा प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को मिड डे मील में खिचड़ी परोसी गई थी और इसी खिचड़ी में कीड़े निकले, जिसे देसी भाषा में इल्लियां भी कहते हैं। मामला तब उजागर हुआ जब गांव के सरपंच और कुछ ग्रामीण बच्चों के साथ मिड डे मील करने स्कूल पहुंचे थे और इसी दौरान खिचड़ी में से कीड़े निकले। ग्रामीणों ने जब मामले की शिकायत की तो शिक्षा विभाग के अधिकारी रटा रटाया बयान दे रहे हैं, जांच करने की बात कह रहे हैं।
कई दिनों से शिकायत आ रही थी कि मध्याह्न भोजन में त्रुटि आ रही थी, मध्याह्न भोजन अच्छा नहीं आ रहा था। तो आज मैं यहाँ का पंच जितेंद्र भाई, 2 ग्रामवासी हम यहाँ स्कूल में भोजन के लिए आए थे। तो देखा गया कि खाने में जब खाना मैडम ने परोसा, खाने में खिचड़ी बनी हुई थी, तो थाली में जैसे ही खाना डाला बच्चों को उसमें डाला तो उसमें खिचड़ी में इल्ली निकली। आज जो खिचड़ी है जी उसमें इल्ली पाई गई। आज जो मेन्यू है, मेन्यू के हिसाब से मध्याह्न भोजन आया था। मेन्यू के हिसाब से आया, बाकी वो उस पर इल्ली पाई गई है और वो पंचनामा बनाकर मैं वरिष्ठ कार्यालय को पेश किया। अब जरा पन्ना से आई ये खबर भी जान लीजिए। मध्य प्रदेश शासन के कैबिनेट मंत्री और पन्ना विधायक बृजेंद्र प्रताप सिंह ने बच्चों को 6 महीने से मिड डे मील नहीं मिलने की शिकायत शिक्षा मंत्री से की थी। चिट्ठी सोशल मीडिया में वायरल होने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान एक्शन में आए, जांच रिपोर्ट मांगी तो अधिकारियों में हड़कंप मचा। जिला पंचायत सीईओ, एसडीएम और डीपीसी समेत कई अधिकारी अजयगढ़ क्षेत्र में मिड डे मील की जांच करने पहुंच रहे हैं, लेकिन प्रभारी डीपीसी और अतिरिक्त सीईओ 6 महीने से भोजन नहीं मिलने के मंत्री जी के आरोपों को झुठलाते हुए नजर आए। बिल्कुल चल रहा है सुचारू रूप से, अभी कहीं से कोई शिकायत नहीं मिली है। अभी कोई ऐसी शिकायत है क्या कि पिछले 5-6 महीने से कहीं मध्याह्न भोजन नहीं बढ़ रहा है या कुछ ऐसा? मेरे संज्ञान में नहीं है। अगर कोई ऐसी आती है तो उसकी मैं जांच कराऊंगा और आवश्यक कार्रवाई भी करूंगा। हाँ, पन्ना जिले में मध्याह्न भोजन सुचारू रूप से वितरित हो रहा है। इस तरह की कोई शिकायत नहीं आई है कि किसी स्कूल में मध्याह्न भोजन बंद है। जी, ऐसी कोई कहीं किसी विद्यालय में ये शिकायत आई कि बच्चों को पिछले 6 महीने से भोजन नहीं दिया गया हो समूह के द्वारा, ऐसा कुछ शिकायत है क्या? नहीं, ऐसी कोई शिकायत किसी भी शाला की नहीं हमें प्राप्त नहीं हुई है। जी, सभी जगह मध्याह्न भोजन दिया? हाँ, सभी जगह। सीएम लगातार बैठकों में सार्वजनिक मंचों से सावधान कर रहे हैं कि बच्चों के भोजन के साथ खिलवाड़ न करें, नहीं तो अंजाम भुगतना होगा। लेकिन अधिकारी अभी भी कुंभकर्णी नींद में सोए हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्यों ना ऐसे अधिकारियों पर गाज गिरे, क्यों ना ऐसे अधिकारियों को सबक मिले। धार से नवीन मेहर और पन्ना से संजय तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।